बच्चों, आइए आज हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं थर्ड AITS का जो तीसरा पेपर था उसके कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए उसको डिस्कस करते हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो शुरुआत के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडॉक्स का क्वेश्चन है ये, तो ये तो सर डिस्कस करेंगे। आइए डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे दे दिया है कॉपर का ई नॉट पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि SRP है या SOP। यहाँ ध्यान दीजिए, ई नॉट कॉपर 2+2 कॉपर का है, यानी ये हो गया रिडक्शन। स्टैंडर्ड है तो ये भी हो जाएगा SRP कॉपर का। फिर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जिंक का भी SRP दे दिया है, जिंक की भी SRP दी है और जिंक की SRP दी है -0.76, कॉपर की SRP दी है 0.34। जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन दे दिया है, कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन दे दिया है और बोल रहा है कि सेल का EMF निकालिए। तो आपको पता है कि सेल का EMF निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि कैथोड पे कौन है और एनोड पे कौन है। मैंने बताया था जिसकी SRP ज़्यादा वो कैथोड, जिसकी SRP कम वो एनोड। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए आप, कॉपर की SRP ज़्यादा है यानी ये कहाँ पे चला जाएगा, कैथोड पे। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो जिंक की SRP कम है, यानी जिंक कैसा बिहेव करेगा यहाँ पे, एनोड की तरह। अगर आपको सेल रिएक्शन लिखना हो तो एनोड पे आपको पता है कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। सेल कोई भी हो, सेल रिएक्शन हमेशा सेम होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। आइए अगर हाफ रिएक्शन या कंप्लीट रिएक्शन लिखना है तो उसको लिख के फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, यानी जिंक ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, यानी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाएगा, कॉपर 2+ कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे कॉपर में, है ना, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम लोग तो आपको पता है यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, यानी N की वैल्यू हो गई इस रिएक्शन के लिए 2। अब आइए आपको ई सेल निकालना है। ई सेल निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड ई सेल, यानी सेल का स्टैंडर्ड EMF। स्टैंडर्ड EMF का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। आइए इस रिएक्शन पे जरा ध्यान दीजिए। कैथोड कौन है हमारा, कैथोड है कॉपर, तो कॉपर का SRP यहां दे रखा है +0.34 और एनोड है यहाँ पे जिंक, जिंक का SRP दे रखा है, ध्यान दीजिएगा SRP वैल्यू दी है -0.76। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 0.34 ये माइनस माइनस प्लस 0.76 हो गया। सिंप्लीफाई और करिए इसको, आइए सॉल्व करिए। 6 4 10 7 3 10 और 1 11, यानी स्टैंडर्ड EMF इस सेल का आ गया 1.1 वोल्ट। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड EMF। तो ये निकल गया आपका है ई नॉट सेल। इस रिएक्शन का जरा ई सेल निकालते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इक्वेशन से ई सेल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ई नॉट सेल -0.059/n। n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2। चलिए काम करते हैं, पहले काम करता हूँ मैं यहाँ पे पूरा इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। लॉग क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। आइए इस रिएक्शन को और सॉल्व किया जाए। और सॉल्व करेंगे अगर इस रिएक्शन को तो ई नॉट सेल दे रखा है यहाँ पे 1.1 वोल्ट निकाला हम लोगों ने। N यानी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो हो रहा है उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2। लॉग प्रोडक्ट पे कौन है यहाँ पे, मैंने बताया था कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेते हैं, यानी सॉलिड वाला जो भी उसको कंसीडर ही मत करिए क्योंकि एक्टिव मास 1 हो जाएगा। कंसीडर किसको करना है आपको, आयन को, क्योंकि आयन का फिजिकल स्टेट क्या होता है यहाँ पे एक्वस में लिखते हैं हम लोग। जरा बताइए प्रोडक्ट में कौन है, जिंक आयन। जिंक आयन का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 और रिएक्टेंट में कौन है, कॉपर आयन। कॉपर आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है यहाँ पे 0.01, है ना। केवल आपको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आती है इसकी 0.03, एग्जैक्ट वैल्यू -0.0295।
मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको 0.03 लेके सपोज सॉल्व कर दे रहा हूँ। डेसिमल सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1.1 माइनस 0.03। 1.1 से 0.03 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 1.07, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 1.07 वोल्ट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4th। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये तो रेडॉक्स का है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है आपका। बोला है यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल निकालिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का निकालना है और हर इंडिविजुअल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ दे दिया है। ओवरऑल सेल का आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है। जरा ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन कौन है? जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यानी ये SRP है या SOP। मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन तो स्टैंडर्ड ईएमएफ SOP, अगर रिडक्शन तो स्टैंडर्ड ईएमएफ SRP, यानी दोनों वैल्यू दे दी है SOP, है ना। आइए एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसको SRP पे ही कन्वर्ट कर लेते हैं। SRP क्या होता है? माइनस ऑफ SOP। इसकी SOP वैल्यू +0.76 है तो SRP कितनी हो जाएगी? -0.76। इसकी SRP कितनी हो जाएगी? अगर SOP +0.41 है तो SRP हो जाएगी -0.41 वोल्ट। आइए, हाँ प्लस में ही है। फिर आइए देखते हैं यहाँ पे इस सेल का रिएक्शन, आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है। मैंने ये भी बताया था आपको, जब सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन ना दिया हो तो इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन आप SRP या SOP वैल्यू से करते हैं। लेकिन अगर सेल रिएक्शन और रिप्रेजेंटेशन इनमें से कोई भी एक दे दिया हो तो इलेक्ट्रोड का जो सिलेक्शन है वो आप रिएक्शन या रिप्रेजेंटेशन से करेंगे। अब होता क्या है, ये भी तो मैंने बताया था, कैथोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। ट्रिक भी मैंने बताया था आपको, आओ CR। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। आइए जरा ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन पे। रिएक्शन दिया है Fe2+ से Fe, Fe2+ से Fe जा रहा है, ऑक्सीडेशन होगा ये, रिडक्शन होगा ये, यानी आयरन का हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन होने का मतलब आयरन कैसा बिहेव करेगा यहाँ पे? कैथोड की तरह। यानी जो आयरन की SRP है वो हो जाएगी यहाँ पे कैथोड की SRP, और जो जिंक की SRP है वो हो जाएगी एनोड की SRP। निकाल लीजिए इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ईएमएफ, है ना। E0 ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है? SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। जरा बताइए कैथोड की SRP कितनी दी है? -0.41। एनोड की SRP कितनी दी है? -0.76। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करिए। ये आएगा -0.41, माइनस माइनस हो गया +0.76। सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 - 6 हो गया 4, ये हो गया 0.35 प्लस में +0.35 वोल्ट, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि सेल की स्पॉन्टेनिटी के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन मैंने बताया था, पहली बात तो डेल्टा ई, है ना। डेल्टा ई यहाँ पे नहीं निकलेगा। हाँ आपको पता है कि डेल्टा ई नहीं निकलता, ई सेल निकलता है या स्टैंडर्ड ईएमएफ निकलता है, तो ये तो गलत हो गया, डेल्टा ई आना नहीं है। बचा क्या? डेल्टा जी। स्पॉन्टेनियस का परफेक्ट कंडीशन क्या होता है? कौन सा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल 100% स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करता है? गिब्स फ्री एनर्जी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा, पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे क्वेश्चंस और भी आते हैं यहाँ पे। स्पॉन्टेनिटी की जगह बोलता है कि सेल रिएक्शन पॉसिबल या फिजिबल है या नहीं है। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो सेल रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा 4th। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी रेडॉक्स का है। अब इलेक्ट्रो का क्वेश्चन आपको मिलेगा।
फिर आपको इलेक्ट्रो का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। हाँ, एक और क्वेश्चन आसान सा मिल गया, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। फिर जरा ध्यान दीजिए, बोला है स्टैंडर्ड ईएमएफ, ईएमएफ नहीं, ये भी है स्टैंडर्ड ईएमएफ, इस सेल का निकालना है। वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी है यहाँ पे। यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये हो गया SOP, SOP हो गया। ये भी वैल्यू कौन सी हो गई, SOP, है ना, आयरन का ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ से आपको SRP निकालना है तो SRP वैल्यू क्या होती है, SOP की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होती है, यानी इसका SRP हो गया -0.41 और ऊपर वाले का SRP हो गया -0.76। चलिए, सेल का ईएमएफ बताना है तो इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करना होगा पहले आपको, जिसका ऑक्सीडेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन 2+ से जा रहा है आयरन में। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जरा बताइए, आयरन का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड। आयरन 2+ से जा रहा है आयरन में, कैथोड हो जाएगा, कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन, ये रिडक्शन भी हो रहा है, यानी आयरन कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ये हो गया कैथोड और जिंक हो गया यहाँ पे एनोड। स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है तो फिर से निकाल लीजिए, E0 सेल, E0 सेल फिर से वही फॉर्मूला, SRP ऑफ कैथोड, SRP ऑफ एनोड। जरा ध्यान दीजिएगा, कैथोड की SRP कितनी है, कैथोड यहाँ पे आयरन है और आयरन की SRP है -0.41, ये है -0.76। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप, -0.41 ये हो गया +0.76, तो फिर से वैल्यू आ रही है 0.35 वोल्ट, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा +0.35 वोल्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। पहली बात तो आपको याद होगा, ये फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि करंट की वैल्यू दे दी है 2.5 एम्पियर, करंट दे दिया है यहाँ पे 2.5 एम्पियर, टाइम दे दिया है 6 मिनट और 26 सेकेंड। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। मिनट को सेकेंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो सेकेंड है उसको ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा ये 386 सेकेंड 386 सेकेंड हो गया। अमाउंट ऑफ कॉपर बोल रहा है, यानी आपको निकालना है कॉपर का मास, और बाकी 1 फैराडे की वैल्यू दे दी है। आइए अल्टरनेटिव फॉर्मूले से करिएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अल्टरनेटिव फॉर्मूला मैंने बताया था कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, मोल इंटू फैराडे इंटू n फैक्टर के इक्वल होती है। चार्ज दिया नहीं है, चार्ज निकालना हो तो यहाँ निकाल लीजिए, अदरवाइज Q की वैल्यू कितनी होगी, Q इक्वल्स टू होता है IT। मोल दिया नहीं है, इसको तोड़ देंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 1 फैराडे में कितने कूलम चार्ज, 96,500, और भाई कॉपर सल्फेट दे दिया है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, इसमें कॉपर का n फैक्टर कितना होगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। I की वैल्यू 2.5, ये वैल्यू 386, मास निकालना है आपको कॉपर का, मोलर मास 63.5, 96500 और ये हो जाएगा 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करिए इसको, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, चलिए 25 6 हो जाएगा 150, 150 का मतलब कैरी आ गया ये 15, 25 8 जा 200, 200 में 15 ऐड करेंगे तो 215, ये आ जाएगा कैरी 21, 25 3 जा 75, 75 76 86 89, 2.5 इंटू 386 आप कर लीजिए यहाँ पे। 25 6 जा हो गया 150, 25 8 जा हो गया 200, 215 कैरी हो गया 21, 25 3 जा 75, 76 86 96, यानी हो जाएगा 9650, 9650 ये हो गया। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है आपको, एक काम करता हूँ मैं, ये कॉपर का जो मोलर मास है उसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 63.5 और चलिए कट ही जाएगा, ये हो गया मास ऑफ कॉपर 96500 इंटू 2। चलिए इसको भी सॉल्व करिए।
9650, अच्छा डेसिमल 2.5 है, ये हो जाएगा 965। 965 से इसको कट करेंगे, ये आएगा 100। 100 इंटू 2 हो गया 200। मास ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 जा 2 1 जा 31.25 इंटू 10 टू दी पावर -2 यानी 0.3125 ग्राम। 0.3125 ग्राम 0.31 है ना, यानी ये आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.3175। हाँ 0.3175 ग्राम आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। नोट कर लीजिए इसको। एक और फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस फिर से मिला यहाँ पे। गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकालना है आपको। अगर ईएमएफ दे दिया जिंक इलेक्ट्रोड का और कॉपर इलेक्ट्रोड का, तो फिर वही काम सबसे पहले चेक करना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन। ध्यान ये देना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं लिखा है, यानी ये ई सेल की वैल्यू दी है, ई सेल नहीं ई इलेक्ट्रोड की वैल्यू दी है। Zn2+ से Zn पे जा रहा है, यानी ये हो गया यहाँ पे रिडक्शन, यानी ये हो गया Rp। Rp का मतलब क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर भी रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, यानी हो गया ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैंने बताया था जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो वर्क करता है कैथोड की तरह, क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जिंक की वैल्यू +0.76 है, कॉपर की वैल्यू -0.34, यानी जिंक यहाँ पे यूज होगा एज अ कैथोड या बिहेव करेगा एज अ कैथोड, और कॉपर बिहेव करेगा एज एनोड। निकाल लीजिए ई सेल। तो ई सेल का फॉर्मूला भी वही है, अगर ई नॉट होता है तो SRP करते हैं, ई सेल होता है तो RP करते हैं। RP ऑफ कैथोड माइनस RP ऑफ एनोड। कैथोड की RP की वैल्यू है +0.76 और एनोड की है -0.34। सिंप्लीफाई कर लीजिए, +0.76 +0.34 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। आइए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इलेक्ट्रो का है, इधर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस और एटॉमिक के शुरू हो जाएंगे। 23 देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है हाफ सेल का निकालने को, और बोला है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब इंक्रीज करेगा। सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है मरकरी के साथ, और यहाँ पे यूज किया जा रहा है मरकरी का क्लोराइड सॉलिड फेस में यहाँ यूज हो रहा है क्लोराइड एक्वा स्टेट में। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। काम करते हैं, हाफ सेल है, कंप्लीट सेल अगर लिख दिया जाए इसको कंप्लीट सेल की तरह, तो प्लेटिनम सॉलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा मरकरी सॉलिड से, सॉरी मरकरी लिक्विड है, ये मरकरी लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है Hg2Cl2 सॉलिड में। सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे लगा दीजिए, कंप्लीट सेल बना लीजिए। फिर क्या हो जाएगा, ये भी मैंने सिखाया था कि हाफ सेल रिएक्शन दिया हो तो कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे बनाते हैं या रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। आ जाइए, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जरा बताइए, सेल रिप्रेजेंटेशन सही हो तो क्या होता है, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ये होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट। चलिए निकाल लीजिए यहाँ पे। तो भाई ई सेल निकालना है आपको। ई सेल का फॉर्मूला क्या, E0 माइनस 0.059 अपॉन n। n की वैल्यू इस रिएक्शन में आ जाएगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होगा, है ना। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो जाएगा, देख लीजिए आप 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट है Hg2Cl2 सॉलिड में है, सॉलिड के एक्टिव मास को कम हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे क्लोराइड आयन, चलिए Cl माइनस, और जो भी स्टेक्योमेट्री होती है उसको कहाँ लगा देते हैं, पावर पे। आ जाइए रिएक्टेंट पे। पहला रिएक्टेंट है मरकरी लिक्विड सॉलिड का एक्टिव मास हम लोग कंसीडर करते हैं 1, एक काम करते हैं इसको भी इग्नोर कर देते हैं। दूसरा रिएक्टेंट फिर से है Hg2Cl2, है ना। चलिए एक काम करते हैं, मरकरी लिख भी लेते हैं, कोई मतलब तो है नहीं, और दूसरा रिएक्टेंट हो जाएगा Hg2Cl2, इसका भी आप एक्टिव मास ले लेंगे 1।
इसको हटा भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए चलिए आंसर निकालते हैं। बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, बचा क्या आपके पास Cl माइनस। इंक्रीज करने का मतलब सपोज करिए Cl यानी क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी तो ई नॉट से जब ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, यानी ई नॉट माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, ई सेल की वैल्यू कम आ जाएगी। अगर क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर दें हम लोग तो ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, और जब ई नॉट से इसको माइनस करेंगे तो बिगर वैल्यू आएगी, यानी ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब क्लोराइड आयन का कंसेंट्रेशन हम लोग यहाँ पे कम कर देंगे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। आंसर की में शायद फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना, आंसर इसका होगा सेकंड हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड ईएमएफ, फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। हाँ, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है इस सेल का, और स्टैंडर्ड ईएमएफ दे दिया है 1.10 वोल्ट। ई सेल निकालना है, तो जरा बताइए ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है। ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। इस रिएक्शन पे आप ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा कॉपर 2+ से 0 में जा रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2। अगर आप जिंक से कंपेयर करेंगे तो भी आपको दिखेगा 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। अपॉन हो गया 2। लॉग क्या करते हैं, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कॉपर और जिंक है, अगर न्यूट्रल है तो वो सॉलिड लेते हैं मेटल, आयन के फेस में है तो वो होता है एक्वस। तो आपको पता है सॉलिड का एक्टिव मास हम लोग कंसीडर करते हैं 1, यानी प्रोडक्ट में केवल जिंक को कंसीडर करेंगे, रिएक्टेंट में केवल कॉपर आयन को कंसीडर करेंगे। सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है। चलिए वैल्यू दी है यहाँ पे, ई नॉट सेल की वैल्यू दे दी है 1.1, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.0295 आता है, और चलिए लॉग जिंक आयन का कंसंट्रेशन है यहाँ पे 0.1, और फिर दे दिया है कॉपर आयन का कंसंट्रेशन भी है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0, यानी ई सेल जब आप निकालेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगी कितनी, 1.1 वोल्ट, है ना। तो एक काम कर लीजिएगा, इस वैल्यू को प्लस कर लीजिए और ऑप्शन आ जाएगा इसका 1.1 वोल्ट। नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 यहां लिख दिया है कि एक रिएक्शन का ई नॉट दे दिया है 0.22 वोल्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन का, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल होता है K, और फॉर्मूला मैंने बताया था एंटी लॉग, अल्टरनेटिव फॉर्मूला बताया था N E नॉट अपॉन 0.059। चलिए सॉल्व करिए। N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इस रिएक्शन पे जरा ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन, चलिए एक हाफ रिएक्शन को अगर कंसीडर किया जाए तो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे H+ आयन में, बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन लॉस करेगा यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो यहाँ पे ये H2 गैस से कन्वर्ट हो जाएगा H+ आयन में। तो N की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए कितनी आ गई, N की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए आ गई 2। N हो गया 2, ई नॉट दे दिया है 0.22, और ये हो गया 0.059। आइए सॉल्व कर लीजिए। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.44 अपॉन 0.059। और सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए एक काम करते हैं और सॉल्व करते हैं। डेसिमल अगर हटाएंगे यहाँ पे तो एंटी लॉग हो जाएगा, ये हो जाएगा 440, और ये हो जाएगा 59, 440 अपॉन 59।
चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एक काम करते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू इसको ले लेते हैं हम लोग 60 ले लेंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 60 ले लिया जाए तो इससे ये कट जाएगा, 6 से कैंसिल कर दीजिए। एंटी लॉग 6 से सॉल्व करिए, 6 7 जा 42 है ना, 6 7 जा हो गया 42। रिमाइंडर रह गया यहाँ पे 2, डेसिमल लगा लिया आप लोगों ने, 20 हो गया। 6 3 जा कितना हो गया, 18 हो गया। डेसिमल कितना हो गया, मतलब 7.33 आएगा। अब मैंने ट्रिक बताया था आपको, डेसिमल के पहले वाले को 10 के पावर पे भेज दीजिए, यानी 10 टू द पावर 7 हो गया। आंसर आपको मिल गया 10 टू द पावर 7, करेक्ट आंसर आ गया, है ना। मैंने बताया था कि जब भी एंटी लॉग लेंगे तो सबसे आसान होता है ये, क्योंकि मोस्टली एक्सपोनेंट पे ही वेरिएशन होता है। बेस वैल्यू चेक करना है तो कर लीजिए आप। डेसिमल के बाद वाले का आप चेक करते हैं लॉग वैल्यू। 0.3 किस लॉग की वैल्यू होती है, 2 की होती है, और ये 0.33 है, यानी 2 से कोई बड़ी वैल्यू होगी। सपोज कर लीजिए 2.5, अब देखिए अप्रॉक्स आंसर आ गया 2.8 या 2.5 कंसीडर कर लीजिए, आ गया आंसर ये। चलिए आइए और भी कुछ आसान क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ से कंटिन्यूअसली आपको कुछ देर तक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। लिखा है कि सबसे पहले क्वांटम थ्योरी का एक्सप्लेनेशन किसने किया था, मैंने बताया था आपको बोर्स ने किया था। बोर्स ने ही बताया था कि एनर्जी क्वांटाइज फॉर्म पे अरेंज होती है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा बोर्स। ये भी मैंने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, वहीं से टर्म आ गया था क्वांटाइज। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स सेल में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है, और इसी के बेसिस पे ये टर्म आया था क्वांटाइज टर्म। तो आइए 26 के बाद देखते हैं 27। आसान सा क्वेश्चन, नोट्स में मैंने सारा क्वेश्चन करवाया है यहाँ पे। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन में कौन सा काइनेटिक एनर्जी और इजेक्टेड फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे करेक्ट ग्राफ है, आ जाइए चलिए निकालिए। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पढ़े क्या थे कि कोई भी रेडिएशन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसी भी मेटल को, वो 2 पार्ट पे यूटिलाइज होती है। पहला, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर निकालने में, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। और बाकी पार्ट यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे, यानी ई का वैल्यू कितनी हो गई, E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई होता है h न्यू, E0 हो गया h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। और सिंप्लीफाई कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी कॉमन करेंगे यहाँ पे, न्यू माइनस न्यू नॉट, h हटा लीजिए कंपेयर करने के लिए, तो क्या होगा y एक्सिस, और यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा mx और माइनस c पे, और y इक्वल्स टू mx माइनस c का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो कहां पे कट करेगा, x एक्सिस पे कट करेगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 हो गया। y इक्वल्स टू mx माइनस c का ग्राफ मैंने बताया था, यहां से यहां तक की जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन, p ऑर्बिटल, सबशेल नहीं लिखा है, मैंने बताया था कि कंफ्यूज कर सकता है ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल केवल वर्ड यूज किया है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब एक सिंगल ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का मतलब होता है यहाँ पे सबशेल। चलिए फिलहाल लिखा है p ऑर्बिटल। p में पता है आपको 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल यानी एक ऑर्बिटल की बात की है। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। फिर ये भी पढ़ा था 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो दोनों की स्पिन सेम होगी, अपोजिट। दोनों की स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन आंसर नंबर 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे करेक्ट सेट ऑफ, यहाँ पे बोला है रिबीडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 37 होता है। क्वांटम नंबर का करेक्ट सेट क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, रिबीडियम डायरेक्टली आइए, कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड का एलिमेंट है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो जरा बताइए रिबीडियम क्या होता है, अल्कली मेटल, है ना। तो अल्कली मेटल पे आप आएंगे तो कौन से पीरियड में होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी रुबिडियम हो गया 5th पीरियड में। और अल्कली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1, यही होता है। N क्या होता है, पीरियड नंबर होता है, 5th पीरियड पे है तो ये हो जाएगा 5s1, डायरेक्टली निकाल लीजिए। बोला है 4 क्वांटम नंबर की करेक्ट वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी n की वैल्यू हो गई 5। सबशेल रिप्रेजेंट करता है एजीमिथल क्वांटम नंबर को, एस सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है 0, और
मैग्नेटिक निकालेंगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, या तो आप कर लीजिए यहाँ पे 2l+1, तो एक काम करते हैं डायरेक्टली निकाल लेते हैं। मैंने बताया था -L2 + L अलॉन्ग विथ 0, निकाल लीजिए। -L रखेंगे कितनी आएगी ml की वैल्यू 0। 0 का मतलब भी मैंने बताया था, 0 का मतलब यहाँ नथिंग से नहीं है, 0 का मतलब होता है एक ऑर्बिटल, क्योंकि ml रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को। और भाई एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी रह सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रह सकता है, यानी इसकी वैल्यू +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है। ऑप्शन मैच कराइए 5 0 0 ½ क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर रेडॉक्स से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 33। अब इसके बाद एटॉमिक का क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 33 पे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए। एक और इलेक्ट्रो का क्वेश्चन आ गया आसान सा। बोला है कि कौन सा रिएक्शन कैथोड पे नहीं होगा। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन नहीं होता है, आइए इसको जरा देखा जाए। हाँ, कैथोड पे आपको पता है कि कैथोड पे जब भी कोई रिएक्शन होता है तो वो एक ही रिएक्शन है और वो है रिडक्शन, यानी रिडक्शन रिएक्शन है तो कैथोड पे वो रिएक्शन पॉसिबल है, रिडक्शन नहीं है तो कैथोड पे वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिल्वर Ag1+ से Ag में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी ये हो गया रिडक्शन। Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, हाँ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका दूसरा, सेकंड क्योंकि यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। बोला है कैथोड पे कौन सा रिएक्शन नहीं होता है, कैथोड पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। मैंने बताया था साइज ऑफ ऑर्बिटल की जगह ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है शेल को भी। दूसरा आता है एजीमिथल क्वांटम नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, इसके अलावा ये सबशेल को भी रिप्रेजेंट करता है। तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये मैंने बताया था ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल के साथ साथ स्पेस में ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन भी बताता है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कितने ऑर्बिटल्स होंगे जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n होगी। तो ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कौन सा क्वांटम नंबर डिफाइन करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के टर्म पे, n, है ना, तो n² हो जाएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड n², क्वेश्चन नंबर 35। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद सारे तो अभी एटॉमिक के ही क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोला है कौन सा p ऑर्बिटल है जो डम्बल शेप का होता है, कौन सा ऑर्बिटल है जो डम्बल शेप का होता है। s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, p आपको पता है ये डम्बल शेप का होता है, d आपको पता है ये डबल डम्बल होता है, और f तो कॉम्प्लेक्स फ्लावर शेप में होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका, दूसरा हो गया। 36 के बाद आइए 37 पे। बोला है कि किसी भी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 मैंने बताया था 2 इन ब्रैकेट 2l+1। ऑप्शन ढूंढिए, ऐसा कुछ नहीं है तो 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे 4l+2, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका, दूसरा हो गया। 3p ऑर्बिटल्स के पास कितने नोड्स होंगे, स्फेरिकल है, नॉन स्फेरिकल है, स्फेरिकल नॉन स्फेरिकल, मतलब ऐसे ही है। स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। नॉन स्फेरिकल का मतलब होता है, नॉन स्फेरिकल नोड का मतलब होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड किसके इक्वल होता है, एजीमिथल क्वांटम नंबर के। 3p ऑर्बिटल है, 3p के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 3, और p सबशेल के लिए एजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आइए चलिए वैल्यू पुट करिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, एजीमिथल है 1 -1, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1। अगर बात करेंगे एंगुलर क्वांटम नंबर की तो ये भी वैल्यू आ गई 1, यानी एक स्फेरिकल और एक एंगुलर यानी नॉन स्फेरिकल नोड। आंसर नंबर इसका तीसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, बड़ा आसान सा ट्रिक बताया था मैंने बोला था सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे छोटा एजीमिथल,
उसके इक्वल या उससे छोटा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबसे बड़ा प्रिंसिपल, उससे छोटा एजीमुथल, उसके इक्वल या उससे छोटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जब ये ट्रिक यूज करेंगे तो कभी भी साइन को कंसीडर नहीं करते हैं, है ना, नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। आइए जरा ध्यान दीजिए, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल सबसे बड़ा, एजीमुथल उससे छोटा, मैग्नेटिक उसके बराबर, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी ये सही है। प्रिंसिपल बड़ा, ये 0 छोटा, 0 बराबर, यानी ये भी सही है। 3 2 के बाद आ गया -3, माइनस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे, मैंने बताया था, यानी इम्पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड। यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बड़ा हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। बोला है कि इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू 3 है, कितने सबशेल्स होंगे और ऑर्बिटल्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जब भी निकालते हैं तो मैंने बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिसाइड होता है यहाँ पे नंबर ऑफ सबशेल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, n² आती है। n की वैल्यू 3 है, यानी ऑर्बिटल हो गया 9। इसके अलावा आपको सबशेल भी निकालने हैं। ये मैंने बताया था आपको, किसी भी एटम में उतने ही सबशेल होंगे जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, है ना, यानी वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 3 है तो कितने सबशेल्स हो जाएंगे यहाँ पे 3, और ऑर्बिटल हो जाएंगे 9। करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। याद होगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम और कॉपर का कन्फिग्रेशन एक्सेप्शन होता है, और अगर कन्फिग्रेशन करेंगे इसका तो क्या आएगा, आर्गन 4s1 3d5, क्योंकि आपको पता है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स हमेशा मोस्ट स्टेबल होते हैं, यानी इसका करेक्ट कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 3d5 4s1। आइए एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू दे दी है रेडॉक्स कपल की Zn2+2 Zn, यानी ये वैल्यू हो गई SRP। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक 2+ से जा रहा है जिंक में, ऑक्सीडेशन नंबर यानी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है। चांदी का दे दिया है, ये भी दे दिया है SRP, चांदी का भी दे दिया है SRP, कॉपर का भी यहाँ पे SRP वैल्यू गिवन है। करेक्ट ऑप्शन बताना है। कॉपर ऑक्सीडाइज कर रहा है जिंक और सिल्वर को, कॉपर ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कॉपर कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जरा ध्यान दीजिए, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन या रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएंगे, SRP वैल्यू के इनवर्सली होता है। रिडक्शन को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये SRP वैल्यू के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो बोला है कॉपर ऑक्सीडाइज कर रहा है जिंक और सिल्वर को, कॉपर ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कॉपर कैसा बिहेव करेगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कॉपर खुद का रिडक्शन करवाएगा, यानी कॉपर तभी खुद का रिडक्शन कराएगा जब कॉपर की SRP वैल्यू तीनों में सबसे ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए कॉपर की SRP वैल्यू सिल्वर से कम है ना, भले जिंक से ज्यादा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। सिल्वर कैन रिड्यूस, सिल्वर जिंक आयन और कॉपर आयन को रिड्यूस करेगा, सिल्वर रिड्यूस कर रहा है, यानी ये बिहेव कर जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिएक्शन में खुद का ऑक्सीडेशन करवा ले। तो सिल्वर कब दूसरे को यानी जिंक और कॉपर को रिड्यूस करेगा, जब सिल्वर की SRP कम होगी। यहां हम लोग देख रहे हैं सिल्वर की SRP मैक्सिमम है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा लिखा है जिंक कैन रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिएक्शन में क्या हो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वैल्यू क्या होती है, SRP के इनवर्सली होती है। आइए चेक करिए, यानी जिंक तभी सिल्वर आयन और कॉपर आयन को रिड्यूस करेगा जब जिंक की SRP तीनों में सबसे कम होगी। जिंक की SRP नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सही हो गया क्योंकि जिंक की SRP सबसे कम है, उसके बाद कॉपर और उसके बाद सिल्वर। जिसकी SRP सबसे कम वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी वो रिड्यूस कर देगा सिल्वर आयन और कॉपर आयन को। ऑप्शन थर्ड हो गया ये। 43 स्पिन एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का बताना है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, h
बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एस इन ब्रैकेट एस प्लस 1। चलिए सॉल्व करिए एस प्लस 1 को। चलिए तो यहां पे स्पिन की वैल्यू दे दी है 1/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 आप करेंगे तो आ जाएगा ये 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/4, और सॉल्व करेंगे 4 को बाहर निकाल लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, 4 पाई हो गया, और ये हो गया स्क्वायर रूट 3, √3h/4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। एक और इलेक्ट्रो का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रो के सारे क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 बोला है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब एसआरपी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, और स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब जिसकी एसआरपी वैल्यू मिनिमम हो। जरा ध्यान दीजिए, रिएक्शन कौन सा है, Zn2+ से जा रहा है Zn पे, यानी ये भी एसआरपी है। कॉपर 1+ से जा रहा है कॉपर पे, ये भी रिडक्शन है, यानी चारों रिएक्शन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे कम होगी। सबसे कम का मतलब आइए, ये प्लस है, ये पॉसिबल नहीं है, 3 नेगेटिव वैल्यू, ये 0 है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि उससे भी छोटी नेगेटिव वैल्यू है। 2 नेगेटिव वैल्यू है क्रोमियम और जिंक की, सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, जिंक की, है ना। एसआरपी कम होगी, यानी जो वैल्यू जितनी नेगेटिव वो एसआरपी उतनी कम, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका जिंक। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे बोल दिया है इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ईएमएफ दे दिया है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है। तो आइए जल्दी से निकाल लेते हैं। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला -NFE0 सेल। इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, Fe3+ से जा रहा है Fe2+ में, Fe3+ से अगर Fe2+ में जाएगा तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर रहा है, ये 1, लेकिन एटम कितने हैं 2, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो n कितना आ गया इसका 2, n फैक्टर हो गया 2। फराडी की वैल्यू 96500 और E0 सेल दे दिया है यहाँ पे 0.236। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, माइनस हो गया, अगर डेसिमल हटा लेंगे तो ये होगा 965 और ये बच गया 23.6। 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6 और 1 7 47.2 हो जाएगा ये, और ये 2 यहां से हटा लीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई हो चुका है ये। चलिए मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं इसको भी। 965, एक काम करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं आंसर चेक करने के लिए। भाई 965 47 को अप्रॉक्स अगर 50 मान लें तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा। 9 5 जा 45, माइनस में 45 ये आ गया आपका 45.54 किलो जूल पर मोल। करेक्ट ऑप्शन मिल गया आपको ये। क्वेश्चन नंबर 46 कंडक्टिविटी, मोलरिटी दे दी है एक सेल की 0.2 यानी 2 × 10⁻⁻1, और कंडक्टिविटी दे दी है, कप्पा दे दिया है, कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा की वैल्यू दे दी है 0.0248 मन करेगा आपको तो आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए अभी देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है यानी लैम्डा m या कैप m निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा × 1000 अपॉन मोलरिटी, यूनिट ध्यान दीजिएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, यानी आप फॉर्मूला यही लगाएंगे। कप्पा की वैल्यू हो गई 0.0248 10⁻³ और ये होगा 2 × 10⁻⁻1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 का 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 24.8, ये हो जाएगा 2, ये चला गया ऊपर यानी 248/2 यानी 124। करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा दे दिया है। रिड्यूसिंग पावर बताना है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिएक्शन में होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका एसआरपी सबसे मतलब एसआरपी कम होगी। आइए चलिए अरेंज करिए। पहले देखिए आप, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा दिया है, स्टैंडर्ड वाला। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन, 3+ से 2+ में जा रहा है रिडक्शन, 3+ से 0 में जा रहा है रिडक्शन, Br 0 से माइनस में जा रहा है, यानी तीनों है रिडक्शन रिएक्शन। रिड्यूसिंग पावर बताना है। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन सबसे
वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर का। सबसे बढ़िया ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा एसआरपी वैल्यू आपको दिखेगी, सबसे बढ़िया ऑक्सीडेशन उसका हो जाएगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। एसआरपी वैल्यू सबसे कम किसकी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे प्लस में है, प्लस में ये माइनस। एल्यूमिनियम की एसआरपी सबसे कम, यानी एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्गेस्ट तीनों में रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और उसके बाद उससे थोड़ी कम किसकी है, उससे ज़्यादा किसकी है, आयरन की, Fe2+ की, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन यानी ब्रोमाइड आयन की। रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडेशन बोला है, ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन दिया है, रिडक्शन रिएक्शन दिया है, ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो इधर का सब्सटेंस ले लेंगे यहाँ पे, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट। ई नॉट की वैल्यू दे दी है यहाँ पे, ईएमएफ निकालना है, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये कंसंट्रेशन दिया नहीं है तो ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ही कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ। आइए निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ। सेल भी दिया है, सेल रिएक्शन से आप चेक करिए कौन है कैथोड कौन है एनोड। जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी जिंक बिहेव करेगा एनोड की तरह और चांदी बिहेव करेगा कैथोड की तरह। ई नॉट सेल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एसआरपी ऑफ कैथोड, है ना। तो यहाँ पे एनोड कौन हो जाएगा, जिंक, और कैथोड कौन हो जाएगा, सिल्वर यानी चांदी। तो एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। चलिए अरेंज करिए कैथोड, कैथोड कौन है, सिल्वर, सिल्वर की एसआरपी दे दी है। हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, भले रिएक्शन में एसआरपी लिए, यहाँ पे एसओपी वैल्यू दी है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक काम करिए, इसको एसओपी में एसआरपी में बदल लीजिए। तो एसआरपी ऑफ जिंक, एसआरपी ऑफ जिंक लिखना हो तो चलिए यहीं लिख लीजिए। जिंक की एसआरपी हो जाएगी प्लस से माइनस में, क्योंकि एसआरपी एसओपी के इनवर्स होती है। चांदी का यहाँ पे एसओपी दिया है, चांदी का एसआरपी लेंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस में। एसआरपी एसओपी दोनों इक्वल, बस साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो कैथोड कौन है यहाँ पे, कैथोड है सिल्वर, कैथोड है सिल्वर। और एनोड कौन है, एनोड है यहाँ पे जिंक। वैल्यू पुट कर लीजिए, सिल्वर की एसआरपी है 0.77 और चांदी की एसआरपी है -0.76। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0.77 ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76, 7 और 6 हो गया 13, 7 7 14 और 1.53 प्लस में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 48 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ई नॉट निकालना है गिवन सेल का, ई नॉट निकालना है तो फिर वही पहले चेक करिए कि कौन है, और ई नॉट वैल्यू दी भी है, जरा चेक करिए ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, रिडक्शन है, यानी ये हो गया एसआरपी, ये भी रिडक्शन है, ये भी हो गया एसआरपी। अब आपको चेक करना है कौन है कैथोड कौन है एनोड। सेल रिएक्शन पे आ जाइए, आयरन का हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, रिडक्शन होने का मतलब आयरन हो गया यहाँ पे कैथोड, कैथोड हो गया यहाँ पे आयरन, और एनोड कौन हो जाएगा, एनोड हो जाएगा यहाँ पे आयोडीन। चलिए लगाइए यहाँ पे क्वेश्चन। ई नॉट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा ई नॉट सेल का, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड है यहाँ पे आयरन, आयरन की एसआरपी वैल्यू है 0.771। एनोड, एनोड है आयोडीन, आयोडीन की एसआरपी वैल्यू है +0.536। सॉल्व कर लीजिए, 0.771 माइनस 0.536। अच्छा ऐसे ही ऑप्शन दिया है तो 0.771 माइनस 0.536 हो गया 0.235, है ना। करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका थर्ड, है ना। चलिए तो ये थे आपके इलेक्ट्रो क्वेश्चंस और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस। आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सही होंगे, है ना। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए।